हेलो एंड वेलकम टू द कोडवेद। कोडवेद की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए हम अब सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। इससे पुरानी वीडियो में हमने थ्रेड्स और प्रोसेस क्या होते हैं उनके बारे में जाना। उससे पुरानी वीडियो में हमने प्रोसेस के बारे में जाना। अब उससे पुरानी में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। तो आप अगर सीपीयू शेड्यूलिंग को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो अगर हम देखें, जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग होता है उसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको सीपीयू शेड्यूलिंग की जगह प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्वेश्चन दे दे तो आप टेंशन मत लेना, इसको ही करके आना। ठीक है, और दूसरा मैं मेन पॉइंट आपको बता दूं, डेफिनेशन। ठीक है, अगर मान लो आप एग्जाम दे रहे हो बीटेक का, बीसीए का, तो आपको हमें पता है कि शीट भरनी होती है। तो शीट भरने के लिए अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये क्या होते हैं। फिलहाल हम देख ले, मान लो राउंड रॉबिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, तो राउंड रॉबिंग को लिखने से पहले आप एक बार जो सीपीयू शेड्यूलिंग है इसकी डेफिनेशन को लिख आओगे एग्जाम में, तो आपको अच्छे से और कॉपी भरने में फायदा होगा और ये मार्क्स भी आपको प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन 10-5 नंबर के जितने भी होंगे उसको आपको कुछ हेल्प ही मिलेगी। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में मतलब इसकी डेफिनेशन देखिए, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा हमारे प्रोसेस वर्क करते हैं। वो वर्क कैसे करते हैं उसको ही हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। मतलब मान लो हमारे पास एक प्रोसेस P1, P2, P3 है। ये हमारे पास तीन प्रोसेस है। एक सीपीयू इन तीनों प्रोसेस को किस किस टाइम पर कौन सा पहले कौन सा बाद में वो करता है, सर्व करता है, उनको प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करवाता है, उसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा है, वो बता रहा है कि अब तुम जाओ, शेड्यूल हो मतलब प्रोसेस हो, एग्जीक्यूट हो, फिर जाए टर्मिनेट हो, जो भी करना है वो सीपीयू शेड्यूलिंग देखता रहता है। ठीक है, अब हम देखें तो सीपीयू शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल द प्रोसेसेस ऑन द सीपीयू टू हैव द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑन इट। मतलब हमारा जो सीपीयू है, मान लो वो प्रोसेस 1 हमारा पहले वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हमें करवाना था प्रोसेस 3, क्योंकि हमारा प्रोसेस 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें लेकिन करना पड़ रहा है प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट। तो हमारा जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वहाँ भी यूज़ होता है। अगर मान लो हमें P1 हमने पढ़ा था, वेटिंग स्टेट होती है जब हमें इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है प्रोसेस वाली यूनिट में, सॉरी वीडियो में, तो हमने वहाँ देखा था वेटिंग स्टेट अगर मान लो P1 में आ गई तो हमारा सीपीयू उस टाइम वेट करेगा, तो आइडल हो जाएगा। तो उसे ही ख़त्म करने के लिए हमें यूटिलाइजेशन सीपीयू की ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सीपीयू को क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। तो ये क्या करता है, सीपीयू टू हैव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग। तो इस प्रोसेस को मतलब सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करने के लिए, उसे आइडियली ना बिठाने के लिए, मुफ्तखोर ना बनाने के लिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं। सिंपल। ठीक है, अब सीपीयू शेड्यूलिंग के जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं उसके टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं, नॉन प्रीएम्पशन और प्रीएम्पशन। क्या होते हैं सबसे पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, अगर मान लो हमारा एक घन चार्ट है, घन चार्ट क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो मान लो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रोसेस किस किस टाइम से हो रहा है। मान लो 0 से कितने टाइम पे वो जा रहा है प्रोसेस, और पहला P1 हुआ या P2 हुआ या फिर P3 हुआ, ऐसा हुआ या फिर कोई और सा हुआ, ऐसा हम देखते हैं उस घन चार्ट के अंदर, अच्छे से समझ आ जाता है हमें। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके अंदर हम देखें नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है, अगर P1 प्रोसेस आ गया तो वो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर P1 आ गया तो वो पूरा कंप्लीट होगा। अगर प्रीएम्पशन में क्या होता है, P1 मान लो इसमें हमें काउंट, जैसे राउंड रॉबिंग में हमें टाइम काउंटर मिलता है। टाइम काउंटर मतलब हमें बच गया कि 2 सेकंड के लिए आपको P1 करना है, फिर 2 सेकंड हो गई, फिर 2 सेकंड के लिए P2, फिर 2 सेकंड हो गई, फिर 2 सेकंड के लिए P3। जितनी सेकंड का प्रोसेस था, मान लो 5 सेकंड का प्रोसेस था, 5 यूनिट का प्रोसेस था, उसमें से 2 हो गई तो कितना बचा, 3। फिर जब हमारा P3 हो गया उसके बाद हो जाएगा फिर से P1, फिर से कितना हो जाएगा 1, फिर से आ जाएगा, फिर से वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा प्रीएम्पशन में होता है कि हमारा प्रीएम्पशन क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक होते रहते हैं। लेकिन हमारा जो राउंड वो होती है, नॉन प्रीएम्पशन होते हैं, उसमें पहला प्रोसेस अगर आ जाता है तो वो पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस आता है। ये दोनों, इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इनके टाइप्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये और ये पांचों इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ये दो और ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या होता है, इनको याद कर लीजिए, क्या होता है ये, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से नाम से समझ आ रहा है, जैसा ये स्टैक होता है कि जो पहले आ गया
वो पहले जाएगा, जो पहले बाद में आया वो उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। SJF क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिसकी जॉब छोटी है वो पहले आ जाएगा, जिसकी जॉब बड़ी है वो बाद में आएगा। LJF लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, जिसकी जॉब लंबी है वो पहले आएगा, उसके बाद क्या, ये ऐसे मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे समझ लो बस, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ के चलो, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर हमारा हाईएस्ट रेट नेक्स्ट देखें तो हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट नेक्स्ट देखें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये है, ठीक है। पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में अगर जैसे कि आपको क्वेश्चन ना आए तो ये थ्योरी भी लिख के आओगे तो नंबर मिलने चाहिए आपको, ठीक है। थ्योरी के एग्जाम में, मैं गेट के एग्जाम की बात नहीं करूंगा क्योंकि गेट के एग्जाम में आपको टिक करना होता है, मेरा आंसर लगाना होता है, लेकिन हम थ्योरी एग्जाम में हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है? शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम फर्स्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये और दो इंपॉर्टेंट है। उसका बाद ये ऐसे लॉन्गेस्ट टाइम रिस्पॉन्स फर्स्ट होता है। अब हम देखें तो राउंड रॉबिन क्या होती है, इसमें टाइम क्वांटम दे देते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम टाइम क्वांटम दे देते हैं। टाइम क्वांटम क्या होता है? हमें कुछ यूनिट बता देंगे कि एक प्रोसेस इतने ही यूनिट चलेगा, तो उस हिसाब से हमारा टाइम क्वांटम के हिसाब से ये काम करता रहता है CPU शेड्यूलिंग। अगर हम देखें अगला प्रायोरिटी बेस्ड नाम से समझ आ रहा होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले आ जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बाद में आएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपको CPU शेड्यूलिंग में मुझे लगता है ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट, हाँ ऑफकोर्स इन चारों के ऊपर आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी, जिससे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। और CPU शेड्यूलिंग में बस इतना ही है कि हमारे CPU है उसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करने के लिए हम CPU शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। इसे प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मतलब एक के बाद वो बदल सकते हैं, पूरा होने के बीच में ही रोक सकते हैं, दूसरा ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन प्रीएम्पशन में क्या हो गया कि अगर वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चला गया तो वो पूरा रनिंग से टर्मिनेट होगा, बाद में उसके वेटिंग स्टेट में मतलब दोबारा रेडी स्टेट में नहीं जाता। जैसे कि हमारे पास दो स्टेट होती है ना, एक रेडी स्टेट होती है, उसके बाद वो रनिंग स्टेट में जाती है, ठीक है। तो हमारा नॉन प्रीएम्पशन में वो रेडी स्टेट से रनिंग में गया, उसके बाद वो पूरा टर्मिनेट होकर ही चला जाएगा। लेकिन हमारा जो प्रीएम्पशन होता है उसके अंदर वो वापस जाता है कुछ टाइम के बाद, या फिर जैसे प्रायोरिटी आ गई उसके बाद वो चला जाता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और जानना हो, या फिर मशीन लर्निंग हमने न्यू सीरीज शुरू की है उसके बारे में आपको जानना हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।